जय हिंद दोस्तों। सौरभ जैन स्टेबल मनी के फाउंडर हैं। हाल ही में उन्होंने रणवीर भाई के साथ एक पर्सनल फाइनेंस पर पॉडकास्ट की है। तो हम उसी पॉडकास्ट से कुछ की पॉइंट्स पर बात करेंगे जिससे कि हम अपनी पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, सौरभ जैन कहते हैं पिछले 3 से 4 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई है। बेसिकली जिस ग्रोथ को 5 से 6 साल लगने थे वो 3 से 4 सालों के अंदर ही इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। दोस्तों, इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने अपना मैक्सिमम पैसा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में डाल रखा है। दोस्तों, पिछले 1-2 साल में म्यूचुअल फंड्स और ऑनलाइन ब्रोकर्स जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक्स का एडवर्टाइजमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है और इसी कारण से दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, खासकर मिडिल क्लास लोगों ने, जो कि दोस्तों आज के यंग लोगों की बहुत बड़ी गलती फ्यूचर में साबित हो सकती है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं शेयर मार्केट में हमें बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, इसीलिए इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट सबसे बेस्ट है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट को आज तक कोई भी इंसान अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है। इसीलिए दोस्तों ऐसा भी हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में मार्केट में फॉल आ जाए, आपको 20 से 30% लॉस हो जाए। इसीलिए दोस्तों कभी भी अपनी सारी सेविंग्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। सौरभ जैन आगे कहते हैं आपको अपनी टोटल सेविंग्स को 2 तरह से एलोकेट करना चाहिए। एक जहां आपको फिक्स रिटर्न्स मिल सकें और दूसरा जहां थोड़ा स्लाइटली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हों। दोस्तों, फिक्स रिटर्न्स आपको गोल्ड, बैंक और एफडी में मिल सकते हैं, जबकि थोड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। आगे सौरभ कहते हैं मैं पर्सनल फाइनेंस के लिए एक स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ जिससे कि मैं पूरी तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट कर पाता हूँ। मैं अपनी सेविंग्स का 60 to 65% हिस्सा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ से मुझे फिक्स रिटर्न्स मिल सकें और बाकी बचा हुआ 35 to 40% हिस्सा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में करता हूँ। दोस्तों, सौरभ की इस स्ट्रेटेजी को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल एक 25 साल का लड़का है। हाल ही में उसकी जॉब लगी है। 50,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। दोस्तों, उसकी टोटल सैलरी में से 25,000 उसके मंथली एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है। तो अब दोस्तों राहुल के पास जो सेविंग्स है वो है 25,000 पर मंथ। और अगर राहुल सौरभ की स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करे तो उसकी सेविंग्स का 60% यानी कि 15,000 रुपीज़ उसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहां से उसे फिक्स रिटर्न्स मिल सकें, जैसे कि गोल्ड, एफडीज और बॉन्ड्स में, और बाकी बचा हुआ 40% यानी कि 10,000 रुपीज़ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। अब दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इसी एग्जांपल को आगे थोड़ा मॉडिफाई करके समझते हैं कि स्ट्रैटेजी को यूज़ करने पर हमें किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, राहुल का एक दोस्त है रॉकी। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और रॉकी की सैलरी भी राहुल के इक्वल ही है। दोस्तों, रॉकी अपने कॉलेज टाइम से ही शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानता था, इसीलिए उसे लगता था अपनी सेविंग्स को बैंक या एफडीज में रखने से अच्छा है कि उन सेविंग्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों रॉकी अपनी मैक्सिमम सेविंग्स को उन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है जहां बहुत कम रिस्क होता है, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स और इंडेक्स म्यूचुअल फंड। मान लो दोस्तों उन दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। अब 2 से 3 साल बाद मान लेते हैं कि शेयर मार्केट में एक फॉल आता है जो कि होता है 15% का। क्योंकि दोस्तों अगर आप हिस्ट्री देखो तो 7 से 8 साल में एक बार शेयर मार्केट में रिसेशन आता ही है। और दोस्तों इंडिया में लास्ट रिसेशन कोविड के टाइम पर हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई भी इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों इस मार्केट फॉल की वजह से रॉकी की टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसे 5% का ही प्रॉफिट होता है।
जबकि कंट्री में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 6 से 7% चल रही है। दोस्तों, इसी वजह से रॉकी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काफ़ी बेकार साबित होगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल को इस मार्केट फॉल में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों राहुल ने अपना मैक्सिमम पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहां से उसे फिक्स रिटर्न्स मिल सकें, जैसे कि एफडीज में, जहां से उसे 7 to 8% रिटर्न्स हर साल मिल रहे हैं। फिर चाहे शेयर मार्केट में फॉल आए या फिर नहीं, इस कारण उसकी एफडीज के रिटर्न्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, राहुल की बाकी सेविंग्स पर जो उसने शेयर मार्केट में रखी थी उस पर उसे भी 4 to 5% रिटर्न मिले होंगे, लेकिन दोस्तों राहुल को अगर कभी पैसे की ज़रूरत होगी तो वो फिक्स रिटर्न से काम चला सकता है और उसकी शेयर मार्केट वाली सेविंग्स को वो और लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता है, ताकि उसका इन्वेस्टमेंट लॉस में ना आए। तब भी राहुल को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों, अगर रॉकी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे शेयर मार्केट से पैसा निकालना ही पड़ेगा, फिर चाहे उस इन्वेस्टमेंट पर उसका रिटर्न्स कुछ भी हो। इसलिए दोस्तों, शेयर मार्केट और बैंक को सिर्फ रिटर्न्स देखकर कंपेयर मत करो। अब दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर हमने किसी बैंक में एफडी लगाई है और कल को हो सकता है कि वो बैंक डूब जाए, तो क्या हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो आपने एक बैंक है XYZ, उस बैंक में आपने एफडी लगा रखी है। अब अगर इन फ्यूचर वो बैंक डूब जाता है तो आपको RBI 5 लाख का इंश्योरेंस देगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टेड मनी 6 लाख है तो अगर आपका मनी 6 लाख है तो दोस्तों आपको 5 लाख ही मिलेंगे इंश्योरेंस के तौर पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।